हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट एबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी 4 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और हम वीडियो जो ये बन रही है ना नर्सिंग एप्टीट्यूड की, इसमें देखिए 20% पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएगा और ये आपका स्कोरिंग एरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से 35-36 क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चन में सही करने की कोशिश करिए। देखिए वीडियो नंबर ये 13 वीडियो है टोटल। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर में भी नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने करा दिया और 13 वीडियो जो है 13 वीडियो, ये 13 नंबर है। 12 वीडियो आप देख सकते हैं। अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आपको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए कोई भी क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ा नहीं गया है, तो आप इधर उधर भटकिए नहीं। अगर इतना वीडियो रिवाइज किए हैं तो सफिशियंट है इस एग्ज़ाम के लिए। एकदम बिंदास जाइए, क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन सभी आप करेक्ट करेंगे ही, वो अच्छे से आप रीड करिए और क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन वर्ल्ड में कौन सी वैक्सीन सबसे पहले बनी थी, तो वो थी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनी थी वो बनी थी 1798 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड, तो वो हो जाएगी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और ये सभी ईयर्स दिए गए हैं, किस ईयर्स में कौन सी वैक्सीन बनी थी। तो आप देख सकते हैं बीसीजी वैक्सीन 1981 में। इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। स्मॉल पॉक्स का 1798 में, तो ये इतनी वैक्सीन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। टिटनेस वाली देख लीजिए, टिटनेस की 1927 में। और आप ओपीवी की देख लीजिए, ओपीवी की और ये देखिए 1957 में। ये आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1976। क्वेश्चन क्या थ्योरी कर लेते हैं, क्वेश्चन तो किए ही हैं। कोविड के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाए थे। ये देखिए कोविड-19 पेंडेमिक आल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक, इसको क्या कहा जाता है, कोरोना वायरस पेंडेमिक 2019 प्रजेंटली गोइंग ऑन, जो भी प्रजेंट में चल भी रहा है। सीवियस एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ये होता है, ये ज़्यादातर रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ही होती हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड इन, जो कोविड का केस, जो फर्स्ट कोविड का केस आइडेंटिफाई किया गया था वो कहाँ पे, वो चाइना में किया गया था। कहाँ पे, वुहान, चाइना में एक वुहान सिटी है, वुहान, वहीं पे फर्स्ट केस मिला था दिसंबर 2019 में, 2019 में 2019 दिसंबर में फर्स्ट केस मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट केस कहाँ पे मिला था, चाइना के एक सिटी में, वुहान में। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। और WHO, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब कोविड को क्या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया, तो ये 13 जनवरी को ये WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक डिजीज पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020 को इसने पेंडेमिक घोषित कर दिया। किसने, WHO ने। तो इसको कोविड को पेंडेमिक घोषित कब किया गया था, 11 मार्च 2020 को। किसके द्वारा किया गया था, WHO के द्वारा। ये देखिए फर्स्ट केस जो इंडिया में मिला था वो कब मिला था, ये देखिए फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, पहला केस जो कोविड का मिला था इंडिया में वो 30 जनवरी 2020 को मिला था। कितने को, 30 जनवरी को। ये चीज़ हो गया। ये देखिए कोविड का पूरा फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CO से देखिए COVID, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। CO के मीन्स कोरोना, और BI का मीन्स वायरस, और आपका D मीन्स क्या हो जाएगा, डिजीज। तो इसका पूरा फुल नेम हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज 19। ये पूरा कोविड-19 का पूरा फुल फॉर्म है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोवेल कोरोना वायरस ये सब दिया गया है। देखिए कोविड कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। इट्स स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को कोविड पहले से हुआ है, अगर उसके डायरेक्ट कंटेक्ट में आएंगे तब हो सकता है। डायरेक्ट कंटेक्ट में आने का मतलब उसका ड्रॉपलेट से, कफ से, स्नीज से, या फिर इवन थ्रो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट या सरफेस से, कोई चीज़ वो छू रहा है, आप भी छू रहे हैं तब भी हो सकता है। उसके ड्रॉपलेट से, उसके कफ से अगर छींक ऊँक रहा है तो ये हो सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो हुआ ही। Recently studied that COVID-19 also spread by airborne root source। ये देखिए WHO ने ये भी कह दिया कि कोविड-19 जो ये बीमारी है स्प्रेड होती है एयरबॉर्न रूट के थ्रू भी ये स्प्रेड होती है। इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछा जा सकता है कि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 से लेकर 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जैसे कोविड आपको मतलब मान लीजिए किसी को हो गया, तो उसका जब तक साइन सिम्टम अपीयर उसके शरीर में होने लगते हैं, जब
एंट्री किया वायरस, मान लीजिए शरीर में वायरस एंटर किया, और जब उस पर्सन को क्या हो जाएगा, साइन सिम्टम अपीयर होने लगेंगे, तब उस उतने टाइम ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन कोविड-19 का 2 से 14 दिन तक होता है। और कोविड के ये जो देखिए साइन सिम्टम क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर जिस भी पेशेंट को कोविड हो जाता है उसको हाई फीवर अधिक होने लगता है। फिर उसके बाद ये देखिए एनोसिमिया होने लगता है। लॉस ऑफ स्मेल को क्या बोलते हैं, एनोसिमिया बोलते हैं। डिस्पीनिया किसको बोलते हैं, शार्टनेस ब्रीथ को बोलते हैं। जब ब्रीथ जो सांस लेते हैं वो शार्टनेस होने लगती है, तो ये भी डिस्पीनिया देख लीजिए। फिर यही सब डायरिया होने लगता है, पेरिस्टाल्टिस चेस्ट पेन होने लगता है, ब्लूइश होने लगता है, कफ, सोर थ्रोट एंड डायरिया, कफिंग एंड स्पुटम, ये सब इसके सिम्टम हैं। काफ़ी सिम्टम हैं इसके, देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी वॉकिंग, कन्फ्यूजन, ब्लूइश फेस, लिप्स, काफ़ी हैं। ये देखिए ये भी चीज़ें दी गई हैं कि हाई मोर्टेलिटी रेट सीन इन एल्डरली पीपल, ज़्यादातर मृत्यु एल्डरली पीपल की हुई है, मतलब 60 साल के एबव। ये देखिए मोर देन 60 ईयर्स ओल्डर पीपल हु ऑलरेडी हैड हिस्ट्री द क्रोनिक डिजीज, क्योंकि देखिए 60 प्लस आप जाते हैं तो कुछ डिजीज़ बीमारी में हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, अस्थमा हो जाती है, तो ज़्यादातर ये बीमारी जो इफ़ेक्ट की थी वो ज़्यादातर 60 प्लस जो एज के हो गए थे उनको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अकॉर्डिंग टू, ये देखिए इंडियन कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो किया गया था वो किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा, तो भारत बायोटेक के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड का जो वैक्सीन रेडी किया गया था वो किस कंपनी के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा इंडिया में जो वैक्सीन बनाए गए थे। तो ये चीज़ हो जाएगा भारत बायोटेक, आप याद करके चलिए। ये सब चीज़ें मैं करा दिया हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। ये देखिए नेजल्स बॉडी में क्या होती है, राइबोसोम्स होती है, न्यूरॉन्स, तो ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर पूछता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जितना बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उससे 3 सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। लाइफ स्पान ऑफ द स्पर्म, देखिए स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है 48 से लेके 72 आवर्स होती है, तभी तो 48 से, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा लंबी है। लेकिन पूछा जाएगा कि लाइफ स्पान ऑफ द स्पर्म का लाइफ स्पान अगर पूछा जाता है तो 48 से लेके 72 आवर्स होता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट लगभग नंबर ऑफ ओसाइड पर, ये देख लीजिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल एट प्यूबर्टी तक 40,000। और अगर पूछा जाए कि फीमेल्स में ओवा ड्यूरिंग, मतलब पूरे अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने ओवा रिलीज करती है, तो 300 से 400, क्योंकि 13 ईयर से शुरू होता है ओवा रिलीज होना, फिर उसके बाद 45 ईयर्स तक ये काउंट किए जाते हैं, पर मंथ ये काउंट किया जाता है। तो टोटल जब काउंट करेंगे निकालेंगे 300-400 ओवा पर रिप्रोडक्टिव एज पूरा कंप्लीट आएगा। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाने के 100% चांस यहाँ से भी हैं। माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित देखिए, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ से देखिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ये देखिए फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व, किस साइंटिस्ट ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही को कहा जाता है कि जिसने बैक्टीरिया को पहली बार ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इनके पास माइक्रोस्कोप आ गया था ना, तो माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखते रहते थे, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो ये चीज़ हो गया। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, तो अर्नस्ट रस्का ने। रस्का आप याद करके चलिएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखेंगे बुक में ना, उनके नीचे जस्ट इसी के फिगर बनाया रहता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और उसके नीचे लिखा रहता है रस्का, तो अर्नस्ट रस्का आप याद करके चलेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ कुछ लुईस पास्चर के ऊपर देख लीजिए। लुईस पास्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो माइक्रोबायोलॉजी की एक बुक ही रहेगी माइक्रोबायोलॉजी की, और उस यहाँ पे दिया गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो लुईस पास्चर आप याद करके चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो ये चीज़ हो गया। ये भी देखिए जो लुईस पास्चर हैं उनको कहा जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी कहा जाता है, कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने बोला था, तो वो फादर ऑफ वो लुईस पास्चर ही आप बोलेंगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर।
ये याद कर लेंगे। और देखिए जोसेफ लिस्टर के बारे में देख लीजिए। जोसेफ लिस्टर भी एक साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है? जोसेफ लिस्टर हैं। और ये चीज़ें, और इनको फादर ऑफ जो इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कौन है? तो जोसेफ लिस्टर ही हैं, ये भी कहा जाता है। ये देखिए रॉबर्ट कोच के बारे में देख लीजिए। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो ये भी आप देख लीजिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बता दिया। ये देखिए यहाँ पे एक देख लीजिए, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो कैंसरियस पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है? एहरलिच हैं, देख लीजिए, एहरलिच बोल सकते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इन्होंने डिस्कवर्ड भी किया था, एडवर्ड जेनर ने। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। तो ये आप इतना देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एडवर्ड जेनर के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही डिस्कवर्ड किया था। तो ये यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ देख लीजिए, टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। टर्म वैक्सीन टर्म किसने क्वाइंड किया था? लुईस पास्चर ने। और टर्म वैक्सीनेशन अगर पूछता है कि टर्म वैक्सीन पूछता है तो आप लुईस पास्चर लगाएंगे। अगर टर्म वैक्सीनेशन पूछता है कि तब फिर आप एडवर्ड जेनर लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ऐसे तो दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों नेम। अगर पूछता है कि टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय, अगर सिंगल वैक्सीन ही सिर्फ देता है तो लुईस पास्चर, और वैक्सीनेशन देता है तो एडवर्ड जेनर। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे लुईस पास्चर जो कौन कौन सी वैक्सीन का डिस्कवर्ड किए थे? लुईस पास्चर डिस्कवर्ड कोलरा, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर्ड किए थे। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, जो पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ये, हाँ थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। जो एक बीसीजी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी-ग्यूरिन। ये आपको, ये बीसीजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बीसीजी की वैक्सीन लगता है बच्चों में। वैक्सीन जैसे ही बच्चा पैदा होता है एट बर्थ तुरंत लग जाता है। अगर एट बर्थ नहीं लग रहा तो 1 ईयर के अंदर ही लगना चाहिए। और जो ये बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है ना, इंट्राडर्मल लगाई जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। और बीसीजी ये बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किसके साथ किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के साथ, NaS वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ। और मैक्सिमम एज ये बता दिया मैंने, बर्थ डोज कितना, बीसीजी जो वैक्सीन बच्चों में दिया जाता है उसका डोज कितना होता है? 0.05 ml डोज होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। चलिए हम लोग क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन करने की कवर करेंगे, 40 से 45-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आपको कवर करा दिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। क्वेश्चन ये देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडियन सर्जरी हिप्पोक्रेट्स दिया गया है, सुश्रुता दिया गया है, चरखा दिया गया है और रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। सुश्रुता को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि सुश्रुता के इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। अगर पूछता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सुश्रुता जो थे ना, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स जो ईयर वाले होते हैं, आँख के डॉक्टर जो होते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी जो चश्मा उस्मा बनाते हैं, तो ये ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है उनको। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विभाग से सुश्रुता थे, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है। और ये देखिए, जो हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, उसमें हिप्पोक्रेट्स क्या हैं? हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। अगर मेडिसिन का भी बात की जाएगी तो हिप्पोक्रेट्स लगाएंगे। और एक दिया गया चरखा, एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया था, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसके? एनाटॉमी के, फादर ऑफ मेडिसिन। और अगर फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन पूछेगा तो हिप्पोक्रेट्स लगाएंगे। और चरखा क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन, एनाटॉमी। तो ये देख लीजिएगा। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट का नेम दिया गया था, रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। तो इसमें तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है, सुश्रुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहा जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? तो जे.सी. बोस। आप फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे, जे.सी. बोस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, जे.सी. बोस दिया गया है, तो जे.सी. बोस ऑप्शन नंबर ही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जे.सी. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी पता है जो जिसमें ग्लैंड आती हैं, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, वही एंडोक्राइनोलॉजी। जितने फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है? व्हिटेकर को, या फिर एंथोन को, या फिर पॉस्चर, या फिर थॉमस एडिसन को। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया गया है। ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई हैं थॉमस एडिसन के बारे में। ये देखिए, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन सही ही करेंगे ना। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? भाई साहब ग्रेगर मेंडल ही हैं। जेनेटिक्स के यही सब कुछ हैं। तो फर्स्ट इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। चार्ल्स डार्विन देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन भी एक साइंटिस्ट है जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एवोल्यूशन के पिता कौन है, फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, तो चार्ल्स डार्विन लगाएंगे। ये देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। अरिस्टोटल भी दिया गया है, अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक जो थे ना, ये सेल की खोज किए थे, सेल्स को डिस्कवर्ड किए थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्स की डिस्कवर्ड किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। हुक सेल्स ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए, हु कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बताइए। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नहीं होंगे, ग्रेगर मेंडल नहीं होंगे, रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर में बात फंस रही है। तो देख लीजिए कौन है यहाँ पे आपके, लुईस पास्चर करेक्ट हो जाएंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट कोच नहीं लगाएंगे, रॉबर्ट कोच नहीं लगाएंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ लुईस पास्चर के बारे में दिया गया है। लुईस पास्चर कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय रिकॉग्नाइजिंग हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इनका एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। किसका? लुईस पास्चर का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी। लुईवेन हाक, भाई मैंने बताया था लुईवेन हाक ने क्या खोजा था? एक माइक्रोस्कोप खोज लिए, फिर सब कुछ करते रहे। तो ये देखिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो आप क्या लगाएंगे? लुईवेन हाक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करेंगे। लुईवेन हाक क्या थे? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी। कुछ चीज़ें दी गई हैं लुईवेन हाक के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। देखिए सी ऑप्शन लुईवेन हाक तो ही करेक्ट है। थियोफ्रेस्टस क्या है? थियोफ्रेस्टस भी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान होता है ना, उसके पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस ही हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछी गई है, तो अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मेन चीज़ वही है कि क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच स्टेन इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी स्टेन यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्टेन यूज किया जाता है वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का फार्मूला देख लीजिए, OSO4 इज वाइडली यूज्ड स्टेनिंग एजेंट यूज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PEP, ये भी क्वेश्चन PPE का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है?
प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं, प्लांट नहीं होगा, प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, पर्सनल होगा। यहाँ देखिए पर्सनल यहाँ पर है भी है, यहाँ प्रोडक्टिव है, यहीं गलत हो जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। एक सिंगल पी से पर्सनल हो जाएगा, फिर दूसरे पी से प्रोटेक्टिव हो जाएगा और ई से क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। तो पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पीपीई के बारे में दिया गया है। पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, देखिए ये पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ना, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तब ये पीपीई काम करता है, तभी तो पीपीई किट एक आया था। अभी कोविड में पीपीई किट एक चल रहा था, तो इसी हिसाब से देखिए पीपीई जो होता है ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है एक। दीज आर सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इंक्लूड टू प्रिवेंशन इन्फेक्शन डिजीज। ये इसीलिए तो पहना जाता है। पीपीई किट जो आया था ना, मैं भी पहना था, मैं तो एक वीडियो भी बनाया हूँ ना। पीपीई किट मेरा एक हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, हॉस्पिटल में एक चल रहा था कि कोविड पेशेंट को आप कैसे बचाएंगे, तो उस हिसाब से मेरा एक मॉक ड्रिल हुआ था। तो मॉक ड्रिल में मैं इंक्लूड हुआ था, तो उसमें चीज़ ये पीपीई किट पहना था। ये देखिए इट इंक्लूड कंटैक्ट प्रिकॉशन, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें ग्लव्स आप पहनते हैं, गाउन्स पहनते हैं और मास्क भी लगाते हैं, सब एक पैकेट में। पीपीई किट जो आती है ना, उसमें सब ये चीज़ें रहती हैं। ग्लव्स भी रहता है, गूगल भी, चश्मा भी रहता है और बूट्स भी रहते हैं, शूज़ भी रहता है और मास्क भी रहता है और रेस्पिरेटर्स भी रहते हैं और गाउन्स रहता है, ग्लव्स, ये सब चीज़ें उसमें मिलती हैं, सब चीज़ें रहती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर सीन ड्यूरिंग एडोलसेंट एज। जब बच्चा एडोलसेंट पीरियड होता है, 14 से 16 ईयर तक जब होता है, एडोलसेंट एज कहते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, उसमें क्या कौन सा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, या फिर हाइपोथायराइडिज्म, या कैल्शियम डिफिशियंसी, या जिंक डिफिशियंसी। तो हमें तो लगता है जिंक डिफिशियंसी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या देखने को मिल सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर सीन ड्यूरिंग एडोलसेंट। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फर्स्ट ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कोविड-19 एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर। कुछ कोविड-19 के एक्रोनिम्स हम चलिए देख लेते हैं। एक्रोनिम्स मतलब संक्षिप्त देख लेते हैं कोविड-19 के। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। कोविड-19 एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर। कोविड-19 का नाम क्या बताएंगे, अभी मैंने बताया था शुरू में ही, कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज स्ट्रेन 19। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, आप कोविड-19 एक्रोनिम्स स्टैंड कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये देखिए खोजिए कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरस डिजीज स्ट्रेन हो गया, कोरोना वायरस डिजास्टर हो गया, कोरोना वायरस डिजीज 2020 हो गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कोविड-19 का फुल फॉर्म यही है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। देखिए यहाँ पे दिया गया है कोविड-19 का एक्रोनिम्स स्टेट दैट स्टैंड कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये चीज़ दी गई है अच्छे से। और ये कोविड कब से चल रहा है, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से, सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट में ये देख लीजिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ब्लड डोनर, जो ब्लड डोनेट किया जाता है, तो उसका एक डे निर्धारित किया गया है, एक दिन निर्धारित किया गया है जो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए 5 जून, 14 जून, 4 अप्रैल या 16 सितंबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका 14 जून करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका 14 जून आप करेक्ट लगाएंगे, 14 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है ब्लड डोनर डे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 जून यूज किया जाता है का किस लिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के लिए यूज किया जाता है। कुछ एक्रोनिम्स देख लीजिए, कुछ फुल फॉर्म देख लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अगर पूछ लेता है कि एम्स का फुल फॉर्म आप बताइए, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे। देखिए एएनएम का फुल फॉर्म देख सकते हैं। एएनएम कौन सा नर्सिंग का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स, जिसमें ओनली गर्ल्स करती हैं। तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये नाम होता है। फिर उसके बाद सीएचसी का देख लीजिए, आपके शहर में आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएचसी होता है, उसको सीएचसी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पूरा फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट में CNS का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। ICMR का देख लीजिए, ICMR का पूछा गया क्वेश्चन। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR, I से इंडियन, C से काउंसिल, M से मेडिकल और R से रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग MCH देख लेंगे। MCH का फुल फॉर्म होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। M से मैटरनल, C से चाइल्ड और H से हेल्थ। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मम्मी और बच्चे को क्या किया जाता है, इसमें हेल्थ की देखा जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे और कौन सा देख लेंगे, MTP आप देख सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी MT का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। ये देखिए नेशनल ब्लड, ये भी देख लीजिए, NBTC भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए निम, ये देख लीजिए निम हंस दिया गया, निमहैंस का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निमहैंस ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। N से क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट, और M से मेंटल, H से आपका हेल्थ हो जाएगा, और ये N जो दिया गया है न्यूरो, और S से साइंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ऑप्शन क्या, मतलब आप ये पूरा फुल फॉर्म निम साइंस का पता होना चाहिए। ये देखिए NHM का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, ये देखिए। फिर उसके बाद आप फुल फॉर्म PHC का देख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर उसके बाद आप PHEIC का देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आप इंटरनेशनल कंसर्न देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप RT-PCR का फुल फॉर्म देख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर कोविड जिसको हो रहा था ना, तो उसमें पहले स्वाब का टेस्ट हो रहा था, फिर RT-PCR भी कराया जा रहा था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, फंड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और WHO का तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें आप फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ देख लीजिए, टर्म दिया गया है। PE से फिजिकल टर्म प्लस आ गया तो प्रेजेंट, कोई भी टेस्ट कराते हैं तो वहाँ P आ जाता है, प्रेजेंट निगेटिव हो जाता है, निगेटिव एब्सेंट और नील, ये सब चीज़ें आपको तो पता होंगी ही। CBC का फुल फॉर्म देख लीजिए, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप चलिए इसमें देख लीजिए, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको अच्छे से, सब कुछ एकदम अच्छे से रीड करके बता दिया है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, लाइफ स्पान ऑफ RBC इज अबाउट, लाइफ स्पान कितना होता है RBC का, ये बताइए। क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए। तो 120 डेज, 120 दिन RBC जो होती हैं ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में RBC होती हैं जो इनिक्यूलेटेड होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है। दी ओनली आर्टरी, कौन सी एक आर्टरी होती है जो हुई सप्लाई ओनली, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, CO2 की मात्रा जिसमें अधिक होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। गंदा ब्लड बोल सकते हो आप। गंदा ब्लड का मतलब CO2 की मात्रा अधिक रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। तो कौन सी एक आर्टरी होती है जो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। जो पल्मोनरी आर्टरी आप याद करके चलिएगा, जितनी भी आर्टरी होती हैं ना, सभी आर्टरी जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी ऑक्सीजनेटेड रहित ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द एडल्ट बॉडी इज अबाउट। टोटल ब्लड वॉल्यूम बताना है कि टोटल एडल्ट बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 6 से 7 लीटर या 4 से 5 लीटर या 5 से 6। तो 5 से 6 लगाइए, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर टोटल क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है एक एडल्ट बॉडी में। तो 5 से 6 लीटर लगाएंगे, तो C ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये टिपिकल एडल्ट हैज ब्लड वॉल्यूम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 लीटर होता है। अगर सिंगल डिजिट में पूछा जाए ना तो आप 5 लीटर लगाएंगे, 5 लीटर अप्रॉक्स में 5 लीटर ब्लड होता है। विथ ए फीमेल जनरली हैव लेस ब्लड वॉल्यूम दैन मेल। देखिए फीमेल्स में अगर मेल की अपेक्षा, तो फीमेल्स में
महिलाओं में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, 5 लीटर से कम ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड आपको बताना है कि कितना होता है ह्यूमन बॉडी में। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड की मात्रा आपको बतानी है, तो बताइए आप टोटल कितना होगा। 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट। तो बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड का अमाउंट होता है। तो 7 से 8% आप रट के चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन कंटेंट्स। हीमोग्लोबिन में क्या होता है ये पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन में आपका प्रोटीन केवल प्रोटीन, ओनली प्रोटीन होगा, या फिर ओनली आयरन होगा, या फिर प्रोटीन और कैल्शियम होगा, कैल्शियम नहीं, या फिर बोथ प्रोटीन और आयरन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपना वर्ड ही बता रहा है ना, HEAM। हीम देख लीजिए, हीम प्लस ग्लोबिन, दो चीज़ों से बना ही है ना हीम प्लस ग्लोबिन। और ग्लोब्यूलिन क्या होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती ही है, मैंने बताया नहीं है कि ग्लोब्यूलिन डिफेंस के लिए मैकेनिज्म में यूज होती है। तो ग्लोब्यूलिन और हीम में क्या होता है, हीम में आयरन होता है और आपका बिलिरुबिन होता है। तो हीम में आयरन जो होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आयरन जो हीमोग्लोबिन में होता है Fe+3 फॉर्म में होता है कि +2 फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पे आयरन होता है ना वो +2 के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Fe+3 तो उसमें प्लांट में पाया जाता है ना। ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो अगर जो रिवाइज करके जाएगा, ये समझिए कि पेपर को एकदम फोड़ के आएगा भाई। तो आप कितनी वीडियो रिवाइज किए हैं डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, रिवाइज किए होंगे तो फिर बेनिफिट होगा ही, आप ही का होगा। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइगोसाइटोसिस इज मेनली डन बाय। फाइगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, जो भक्षण सेल होती हैं, जिसको जैसे मान लीजिए ब्लड में जा रहा है, कोई भी सेल्स जा रही हैं जो फॉरेन बॉडी हैं, मतलब वो नुकसान करने वाली हैं, तो कुछ सेल होती हैं ना ब्लड में, वो उसको खा लेती हैं। तो वो RBC होती है क्या, नहीं, WBC होती है। तो देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स आप लगाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स में काफ़ी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, काफ़ी सेल्स होती हैं। तो वो जो भक्षण सेल होती हैं, तो फाइगोसिटिक नेचर कौन सी होती हैं, सब क्वेश्चन हुआ है, फाइगोसिटिक नेचर कौन सी होती हैं, तो WBC की सेल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन ट्राइज में अगर आपकी ड्यूटी लगेगी, आप BSc नर्सिंग करेंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर से ही ड्यूटी शुरू हो जाती है, लेकिन आपकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके आपको इमरजेंसी वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। ट्राइज में फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कोई भी RTA का आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई भी पेशेंट आए और भी कोई इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो फर्स्ट ट्राइज में ही जाता है। जैसे ट्राइज में एंट्री करेगा ना, गेट पे ही आपके वहाँ पे स्टाफ रहते हैं जो कि देखते हैं कि आपका इमरजेंसी केस है, अर्जेंट केस है या नॉन अर्जेंट है या डेड केस है, उसी के अकॉर्डिंग आपके हैंड में वो स्ट्रिप लगा देते हैं, कलर वाले स्ट्रिप उनके पास रहते हैं। तो मेरे पास तो है, यहीं पे रखा है, लेकिन तो अभी तो कैसे दिखा देंगे कभी। तो स्ट्रिप लगाया जाता है। देखिए, देखते हैं जैसे वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो अगर तुम स्ट्रेचर पे पेशेंट कोई लेट के आता है स्ट्रेचर पे, तो उसको देखते हैं कि इमरजेंसी है कि अर्जेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, हाथों पे पट्टी लगा देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट, फिर अंदर जाके ट्रीटमेंट अच्छे से होता है। अगर देखिए, अगर इमरजेंसी रहेगा तो उसको क्या रेड की पट्टी चढ़ा देते हैं, अगर उसको अर्जेंट रहेगा तो येलो कलर लगा देते हैं, अगर कोई अर्जेंट नहीं रहता, नॉर्मल रहता, चल के आता, चल फिर के आ रहा है, तो उसको ग्रीन लगा देते हैं, और अगर डेड हो जाता है पेशेंट तो फिर बाद में उसको ब्लैक लगा देते हैं, ब्लैक अगर आइडेंटिफाई करके। तो ये सब चीज़ें हो रहा है। इसमें येलो की बात कर रहा है, तो येलो कलर कब लगाएंगे, जब अर्जेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दी फिफ्थ वाइटल साइन, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने बता दिया है कि अब देखिए फोर्थ वाइटल साइन पल्स, रेस्पायरेशन, ये सब थे, BP था, लेकिन अब टेम्परेचर था। पल्स, BP और टेम्परेचर ये सब थे, फोर्थ थे, लेकिन पांचवा जो फिफ्थ वाइटल साइन ज्वाइन किया गया है वो पेन हो, दर्द वाला। तो ये फिफ्थ वाइटल साइन पूछ रहा है, तो आप पेन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। देखिए टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 500 होता है, और अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है तो 4600 होती है। और अगर यहीं पे टोटल लंग कैपेसिटी पूछेंगे तो आप कितना लगाएंगे, 5700 लगा सकते हैं, 6000 कभी कभी देता है, तो 6000 टोटल 6000 ml होती है। कितना होता है, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम पूछ रहा है तो आप 500 ही लगाएंगे, 500 ml टाइडल वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट ये देखिए, व्हिच वैल्यू कंसीडर एज टोटल लंग कैपेसिटी, वह देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बता रहा था। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी में आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम जोड़ेंगे, प्लस जोड़ेंगे इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जोड़ेंगे, फिर आप क्या जोड़ेंगे, यहीं पे रिजर्व वॉल्यूम भी जोड़ लेते हैं। ये सभी जोड़ेंगे तो आपका 6000 लगभग में आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है कितना होगा, तो 6000 ml होती है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से हार्ट रेट और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 70 ml करेक्ट हो जाएगा। 70 ml ऑप्शन लगा दीजिए। यहाँ पे पल्स रेट और आप हार्ट रेट का जब 72 से 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, ये देखिए नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 6000 ml नॉर्मल कार्डियक आउटपुट बताइए कितना होता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, हाँ कार्डियक आउटपुट निकालते हैं ना तब आपका रखते हैं पल्स रेट, वो निकालते हैं तब नहीं। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम तो 70 ml होता ही है, लेकिन कार्डियक आउटपुट जब निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट निकालने का ये फार्मूला ही होता है, पल्स रेट लगाएंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से, तो आपका ये निकल जाता है। कितना निकलता है, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट बताइए, ये क्वेश्चन आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 6000 ml, 500 ml या फिर 5000 ml या फिर 70 ml। कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर लिख दूंगा, घबराइए नहीं, ये मत चिंता करिए कि इसका सॉल्व नहीं होगा। आप कोशिश करिए, गूगल कर लीजिए ना तो समझ में आएगा। मैं तो एग्जैक्ट बता ही दूंगा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड। भाई एक पर्सन से कोई किसी, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई है, अब उसको आप उसके पास में जा रहे हैं, उसका ड्रॉपलेट आपके ऊपर पड़ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी है तो आपको भी हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं क्या, नहीं। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल तो मैंने इतना अच्छे से बता दिया क्वेश्चन के माध्यम से, कभी भूलेंगे नहीं। तो कम्युनिकेबल डिजीज उसको बोलते हैं। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, कहते नहीं छुआछूत की बीमारी है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेशन करने से तो फैल रही है, कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से तभी फैल रही है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए देखते हैं, अगर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से एक वीडियो और बनते हैं एग्जाम तक तो बना देंगे, नहीं तो अब सफिशिएंट है, जितना मैं करा दिया उतना सफिशिएंट है। देखते हैं, अब जीके की नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। मतलब आज अभी 31 तारीख है तो कल 1 तारीख को ये वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगी। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा आइए, यूट्यूब ओपन करिए, थोड़ी चीज़ें आपको बता, तो आप ओपन कर लीजिए और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, सीट इन नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको ये लोगो मिलेगा, ये लोगो, इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए मेरे चैनल का कवर फोटो आपको ये दिखेगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और वीडियो सेक्शन में आएंगे, या फिर प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आपको रिवाइज करनी है। जितने प्लेलिस्ट में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिले ना, वो सभी आप रिवाइज करके ज़रूर जाएं। देखिए प्लेलिस्ट में आप आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज की 8 वीडियो हो चुकी है, तो ये 8 वीडियो आप ज़रूर करके जाएंगे। और देखिए आप जो कुछ करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो यूपी में करंट अफेयर्स आप लेटेस्ट बुक आप खरीद लिए होंगे जीके की, तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की 13 वीडियो अभी इसमें ऐड कर दिया हूँ, जो अभी आज अपलोड करूँगा। ये भी मिला के टोटल 14 वीडियो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिवाइज कर लेनी है, इतना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो बस इतना ही कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने आपके मॉडल टेस्ट पेपर कराए गए हैं 2020 में, 2021 में, 2022 में, सभी ज़रूर करके जाएं, अगर अभी तक आप कुछ ना किए हों। बस इतना ही था, जितना था उतना बता ही दिया, उतना करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे अभी एग्ज़ाम तक। थैंक यू।